सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित स्वयं की आत्मकथा है, प्रेरणाप्रद है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी रही है, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, अभी आधुनिक भारत में भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति है, इस सब के बारे में गहन चिंतन करना है और महिलाओं की योगदान को याद करना है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवा कहा भी गया। जिस समाज में महिलाओं की इज्जत मान मर्यादा होती है, वह समाज, वह देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना, उनका आदर करना हमारा सभी भारतीय जनमानस का दायित्व है और इसी में भारत देश का उत्थान भी है। यदि आप देश को सचमुच विकसित देश का निर्माण करना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर भारतीय महिलाओं का, कन्याओं का संरक्षण करें, आदर करें और उनके प्रति हमेशा निरंतर सम्मान व्यक्त करते रहें। उनकी जो भी समस्या है उनको सुलझाने का हमेशा प्रयत्न करते रहें। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस देश की उन्नति में योगदान करें। तो शपथ लें, आज संकल्प लें कि कभी भी जीवन में महिलाओं या कन्याओं का हमेशा आदर ही करें, सम्मान ही करेंगे। उनको सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से, आदर भाव से ही देखेंगे। इसके लिए हम सबको अपने मन को परिवर्तित करना है। मन, सा, वाचा, कर्म तीनों से हमें उनके उत्थान के लिए सोचना ही होगा, तभी ये देश विकसित देशों में गिना जाएगा। तो आइए मनु भंडारी के बारे में जान लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली की मरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो एक कहानी ये भी के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें। एक कहानी ये भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी की किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो ये चिड़ियों की चहचहाट, आपने चिड़िया की आवाज़ सुनी, तो ये चिड़िया की आवाज़ आपको बताती है कि भारत निरंतर विकसित हो रहा है और भारत अपनी विश्व पटल पर अलग पहचान बनाने जा रहा है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहते थे। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी है, जिनमें से कई तो आज बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। ये आप पाठ पढ़ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से प्रश्नोत्तर के बारे में कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। पाठ बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ें और समझ सकते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। एक तो उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल, जिन्होंने लेखक के जीवन को प्रोत्साहित किया। दूसरा, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें जो अजब और गजब संगठन क्षमता थी उसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ दिया और भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि लड़कियों को कभी भी बचपन में किचन में या रसोई घर में नहीं भेजना चाहिए। क्यों? वहाँ उनकी प्रतिभा जल जाती है, वहाँ उनकी प्रतिभा दब जाती है और उसी को उनके व्यक्तित्व को विकसित होने में बाधा बनता है। इसलिए जो रसोई घर है वो कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए भटियार खाना साबित होता है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? जब विद्यालय से प्रशंसा करनी और उनके पड़ोसी प्रशंसा करनी जब आई कि क्या गजब की लड़की है, इसने तो आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दे रही है, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है, ये सुनकर के मन्नू भंडारी जी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। कोई भी लड़की रूप कुरूप नहीं होती। मन्नू भंडारी के पिताजी की एक कमजोरी थी गोरा रंग, और गोरा रंग की कमजोरी थी, इसलिए उनकी जो बहन थी जो गोरे रंग थी उसको ज़्यादा प्यार करती थी। इससे विचारों में टकराहट होती थी और मन्नू भंडारी और उनके पिताजी के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। इस आत्मकथन के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ तक अपने प्राणों का भी सर्ग किया, उनको हम दिल से सल्यूट करते, जिनकी
वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और उन्हीं के कंधों में कंधा मिलाकर मन्नू भंडारी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य किया है। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्नकोश लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई अपने परिवेश के आधार पर? लिखिए, नहीं, आज लड़कियों का दायरा पूरा विश्व हो गया है। पूरे विश्व में भारतीय महिलाएं अपने हुनर को दिखा रही हैं। लड़कियां पढ़कर इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, और विदेशों में, यहाँ तक तो अमेरिका में न्यायाधीश हैं, और डबलिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कई हैं लड़कियां। और मेरी पुत्री स्वयं डबलिन में साइबर सिक्योरिटी है, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक करके वहाँ पर अपनी धमक जमा रही हैं। तो देखिए, कन्याओं का दायरा सिमटा हुआ अब इस समय महिलाओं का सिमटा हुआ दायरा नहीं है। फौज में भी महिलाएं अपनी धमक जमाए हुए हैं, लीगल क्षेत्र में भी, लीगल प्रोफेशन में भी, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हर जगह अपनी पहुंच बनाई हुई है। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, नगरीय जीवन प्रभावित अवश्य हुआ है, जहाँ पर सामाजिक परिवेश थोड़ा अलग है। देहात क्षेत्र में सामाजिक परिवेश अलग है, मेल जोल ज़्यादा रहता है, और शहरों में मेल जोल रहता है लेकिन सीमित दायरे में रहता है। क्यों? सब लोग व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्यों में। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाएं और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। ये गतिविधि नंबर 1 आप स्वयं करें। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। गतिविधि नंबर 2, शब्द संपदा, अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना, बढ़ाना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा, राजेंद्र। यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया। मन्नू भंडारी के पति देव महोदय। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दास साहब उसकी प्रमुख पात्र हैं। नमूने के तौर पर यहाँ 9 वर्षीय शिक्षक की डायरी का एक पन्ना दिया जा रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। 30 मार्च 2001 शुक्रवार। आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और कहा, देखो देखो बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा, दीदी को भी उठाओ। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाली ग्राउंड में हरी हरी घास पर सफ़ेद सफ़ेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चमेली के फूल गिरा दिए। बहुत अच्छा लग रहा था। ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़ियाँ भाग रही थीं, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे, बिजली चमक रही थी, बादल डरा रहे थे। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई। अभी तक कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, इसलिए मैं आज जल्दी डायरी लिख रहा हूँ। सुबह के 10 बजे मैं अपना सीरियल देखने जा रहा हूँ। आज मेरा न्यू इंक पेन और पेंसिल बॉक्स आया। आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले। आजकल हम लोग मिट्टी के गोले बना के सुखा देते, फिर हम उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनसे खेलते हैं। तो ये देखिए आप बच्चे की डायरी, आप भी लिखिए, और आप जब बड़े हों तो उस डायरी का अध्ययन करें और लेखन कार्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत बने रहिए हमारे बीच। डॉक्टर
संतोषीलाल कमल।